नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ घिनौने इल्जामों के बारे में। वो आरोप जो एक पत्रकार मधु पूर्णिमा किश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फटे में मैं क्यों टांग अड़ा रहा हूं और मैं क्यों इसके बारे में खुलासा करने वाला हूं। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ में मधुकेश्वर की वो किताब है मोदीनामा, और उस पर हुआ उसका कार्यक्रम है जो मैंने मधुकेश्वर के साथ एंकर किया था। आप तस्वीरों में उस कार्यक्रम को देख सकते हैं, उसके शॉर्ट्स देख सकते हैं। यूट्यूब पे वो पूरा का पूरा कार्यक्रम अवेलेबल है। उस कार्यक्रम के अंदर मधुकेश्वर ने अपनी पुस्तक मोदीनामा में जो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों में पुल बांधे थे उसके बारे में हमने लंबी विस्तार से बात की थी। लेकिन मधुकेश्वर का टेम्परामेंट क्या था, मधुकेश्वर कैसी हैं, मधुकेश्वर उन इंटरव्यू के दौरान क्या असहज हुई, क्या नाराज हुई, एडिटिंग पर बैठी तो उन्होंने क्या किया, ये तमाम बातों का खुलासा मैं करूंगा। लेकिन सबसे पहले शुरू करना चाहता हूं मधुकेश्वर जैसे लोगों के लिए एक नाम देकर। ये पदजीवी हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पूरा कार्यक्रम इंडिया न्यूज के अंदर हुआ था। इंडिया न्यूज के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के जो इंटरव्यू के क्लिपिंग उन्होंने अपनी बुक के लिए रिकॉर्ड किए थे, उसके ऊपर एक कार्यक्रम बनना था। उसका जर्नलिस्टिक वैल्यू ये था कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद, हालांकि ये इंटरव्यू थोड़ा पहले लिया गया था, ये इंटरव्यू सबसे पहले सामने आ रहा था और कई घंटे की फुटेज थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने, तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विषयों पर बात की थी। लेकिन इस पूरे के दौरान मधु कीश्वर का टेम्परामेंट क्या था, वो क्या कारण थे जिसके चलते मधु कीश्वर जो है वो मधु कीश्वर जो है वो शो को बीच में छोड़कर ही चली गई, या हमको एब्रप्टली उस शो को बंद करना पड़ा। किस किस तरह की शर्तें मधु कीश्वर रखती थी और वो क्या चाहती थी, ये मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम में मेरे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश उस वक्त इंडिया न्यूज में मेरे साथ हुआ करते थे और ओम प्रकाश को बहुत अच्छी तरह याद होगा कि मधुकेश्वर आती थी, मधुकेश्वर के साथ बैठक होती थी। मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले मैं और एमडी नालापत हमारे मैनेजमेंट के कहने पर मधुकेश्वर से मिलने गए थे, और मधुकेश्वर इतने तारीफों के पुल बांधती थी, इतने तारीफों के पुल बांधती थी कि जिसका जिक्र भी मैं आपको करूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि आखिरकार कोई नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा फैन कैसे हो सकता है। लेकिन आज वो प्रधानमंत्री पर यौनाचार के आरोप लगा रही हैं, सेक्स ऑफेंडर उनको बता रही हैं। अब ये चीजें कैसे बदली, ओम प्रकाश? सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको याद होगा मीटिंग्स में मधुकेश्वर आती थी, किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करती थी, क्या कहती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, और अब उनका ये ट्वीट क्या साबित करता है, आपको क्या लगता है? दीपक जी, वाकई इट्स शॉकिंग। जो उनका ट्वीट देखा मैंने, जिस ट्वीट की चर्चा हम लोगों ने की अभी थोड़ी देर पहले, वो ट्वीट शॉकिंग ट्वीट था। शॉकिंग किस सेंस में था कि मुझे याद है कि जब वो मीटिंग एडिटर के रूम में होती थी और आप सब लोग, हम लोग बैठे होते थे, और आउटपुट के भी लोग होते थे, कुछ एंकर्स भी रहते थे, और इसमें चर्चा होती थी कि कौन सी फुटेज को रखनी है कौन सी नहीं। तो मधु केसवर एक एक बात को लेकर कैसे ऑफेंसिव भी हो जाती थी और डिफेंसिव भी रहती थी, कि मोदी मतलब ऐसा नाम जिस पे चर्चा हो तो सिर्फ पॉजिटिव हो, कुछ भी कॉमा फुल स्टॉप न रहे। दीपक जी, आप बेहतर समझते हैं, लेकिन दीपक जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मधुकेश्वर को ऐसा क्या हुआ कि वो पलटी। मुझे थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि मैंने सिर्फ मधुकेश्वर ही नहीं, मैंने कुछ और एक्स बीजेपी नेताओं को, बल्कि अभी शायद बीजेपी में है ही कुछ लोग, एक्स एमपीज और एक्स मिनिस्टर्स को देखा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसी चर्चाएं यूट्यूब पर और नेट पे कर रहे हैं, जो सुन के आपको, हमको शर्म आ जाए कि कोई पीएम के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है और इसके पीछे एक डिजाइन होगी। लेकिन मुझे डिजाइन पे बात करूं ओम प्रकाश, उससे पहले मैं मधु किश्वर के बारे में बताना चाहता हूं। मधु किश्वर के साथ मैं
एमडी नलापत के साथ मिलने गया, उनके घर पे गया, और आपने बिल्कुल सही कहा, वो कॉमा फुल स्टॉप सब पर नियंत्रण चाहती थी। वो ये चाहती थी जो बोला जाए उनकी मर्जी से बोला जाए। वो ये चाहती थी कि गुजरात दंगों का जिक्र ना हो, प्रधानमंत्री मोदी की समालोचना ना हो, उनकी किसी तरह से आलोचना ना हो। और उनका एक बड़ा फेमस बयान उस वक्त आया था जब उनसे गुजरात दंगों के बारे में एक एजेंसी के इंटरव्यू में पूछा गया कि गुजरात दंगों में लोग मारे गए, क्या आपको इसका दुख हुआ? तो उन्होंने बोला कि अगर एक कुत्ते का पपी भी मारा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये बात कही थी कि अगर एक कुत्ते का जो है वो पिल्ला भी मारा जाता है, बच्चा भी मारा जाता है, पपी भी मारा जाता है तो दुख होता है। और उस बात बड़ा विवाद हो गया था कि गुजरात के लोगों को आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो मधु केशवर ने मुझे जैसे ही देखा, उन्होंने कहा वो पप्पी वाली कंट्रोवर्सी नहीं, वो पप्पी वाली कंट्रोवर्सी नहीं, उसकी बात मैं नहीं करूंगी। वो चाहती थी हम गवर्नेंस पे बात करें, वो चाहती थी कि हम उनकी तारीफ में पुल बांधे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं थी। हम उनके इंटरव्यू को एक पूरे पर्सपेक्टिव में देखना चाहते थे, उनके मुख्यमंत्री काल के पूरे वक्त के, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बने थे 2001 में, 2014 में उन्होंने जो अपनी गद्दी छोड़कर वो दिल्ली आए। तो हम एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव वाला एक पूरा का पूरा शो बनाना चाहते थे और कई एपिसोड्स में बनाना चाहते थे। लेकिन मधु केशवर, मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी टेम्परामेंटल महिला और इतनी टेम्परामेंटल पत्रकार मैंने आज तक नहीं देखी। मधु केशवर के साथ मैंने 3 शो किए। मैं इनफैक्ट बोलूं, मैं एंकर के तौर पर सवाल पूछने में, सवाल भी पहले से फिक्स थे कि ये सवाल पूछे जाएंगे और ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे। कुछ इंटरव्यू के चंक्स का उपयोग किया गया, पर मधु केशवर हर 2 मिनट में अपनी बात बदल देती थी। 1 मिनट पहले कुछ कहती थी, 1 मिनट बाद कुछ कहती थी। उसके बाद अंततः ये हुआ कि 3 दिन बाद हमने इस इंटरव्यू का प्रसारण करना बंद कर दिया। इसलिए कर दिया कि मधु केशवर अपनी बात से फिर पलट गई। अब मधु केशवर की आपको ये क्या लगता है? आदत रही आपको है, क्या लगता है? ये उनकी आपको क्या लगता है क्यों? ये उनकी आदत रही है। कंट्रोवर्सी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को कंट्रोवर्सी में लाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप अपने आप को लाइमलाइट में लाते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में भरत लाल का जिक्र किया जो उस वक्त दिल्ली के रेसिडेंट कमिश्नर होते थे, और गुजरात के अंदर जो भी दिल्ली का जाता था उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का गेटवे होते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जिस जिस तरह की बातें कही हैं कि मैं उनसे दूर रहती थी, मैं उनके पास नहीं जाती थी। मेरे ख्याल से मधु केशवर पलटी इसलिए हैं कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार में उनकी किसी तरह की कोई पूछ नहीं हुई है। कुछ लोग पदजीवी आंदोलनजीवी आपने होते हैं, कहा। कुछ लोग दीपक जी, परजीवी होते हैं, ये जो है पदजीवी हैं। इनको आपने बिना कहा आपने कहा पदजीवी है, जी, क्या है ये पदजीवी, क्या है? और मधुकेश्वर का पदजीवी कहने का क्या मतलब? मैंने दीपक चौरसिया यहाँ कहना क्या चाहते हैं? मधुकेश्वर मैं के ये बारे में कहना क्या चाहता कहना हूं कि चाहते हैं? मधु किशोर, देखिए, मैं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1995 से जानता हूं, बहुत नजदीक से जानता हूं। मैंने उनका सबसे पहला इंटरव्यू किया था जिसमें मैंने उनसे 2002 के अंदर पूछा था कि आप मैंने प्रधानमंत्री देखा बन था। के दिल्ली कब आएंगे। और वो एक वायरल इंटरव्यू, उस इंटरव्यू के बारे में सब जानते हैं। लेकिन मधु किश्वर जैसे लोग फेवर के लिए या अपने नाम को बढ़ाने के लिए या पद पाने के लिए, अब आप किसी की दिन भर बटरिंग करेंगे, अगर आप किसी पे दिन भर मक्खन लगाएंगे तो आप उम्मीद तो करेंगे ना कि भाई बदले में हमको कुछ मिले। चाहे राज्यसभा मिल जाए, चाहे गवर्नरशिप मिल जाए, चाहे किसी बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाए। और मोदी से ज्यादातर लोग जो नाराज होते हैं वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मोदी जो है वो इस तरह से लोगों को ऑब्लिगेट नहीं करते हैं। उनकी जो दीपक जी, कार्य दीपक प्रणाली जी, है दीपक उसमें जी, इस तरह का ऑब्लिगेशन नहीं है। आप आइए, मिलिए, संबंध बनाइए। हाँ, मधु केशवर ने अभी जो किया है वो इसलिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है। पहले देखिए शान में कैसे कसीदे पढ़े जाते थे। उन्होंने मोदी के बारे में एक ट्वीट लिखा था जिसमें कहा था आपको तो फैशन मॉडल होना चाहिए, और इसके बाद आप बड़ा ग्लैमरस लग रहे हैं। आप वो तस्वीरें देख सकते हैं, सोशल मीडिया के अंदर वायरल है। तो मधु केशवर के लिए मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोग जो हैं किसी को पहले पहले ये कोशिश करते हैं कि जो आदमी बढ़ रहा दीपक हो जी, दीपक जी, उससे दीपक जी, चिपक दीपक जी, जाया दीपक जाए, जी। और जब वो आदमी बड़ा हो जाए उससे फेवर पाया जाए, और जब फेवर नहीं पाया जाए तो उसके खिलाफ अनशन लिखा जाए, उसके खिलाफ लेकिन ऑब्जेक्शनेबल बातें कही जाए। दीपक जी, इंपॉर्टेंट ये है कि मधुकेश्वर इज नॉट अलोन।
आपको याद हो पहले एक आईएएस होते थे गुजरात के प्रदीप शर्मा, वो भी लगातार अनर्गल बोलते रहे। एक बीजेपी के एक एमपी है सुब्रमण्यम स्वामी, उनका दर्जनों पॉडकास्ट पड़ा हुआ है, वीडियोस मार्केट में है, ओपनली है, उसमें वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं पीएम के लिए। अब मधुकेश्वर भी उसी सिप पे जंप की हैं। आपको क्या लगता है कि ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी को आचरण को लेकर लोग बाजार में आ गए, ऐसा क्या हुआ? मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत एप्स्टीन फाइल से हुई, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। हालांकि हरदीप पुरी ने इस बात को स्वीकारा कि वो एप्स्टीन से किसी और कैपेसिटी के अंदर मिले थे। ये बात एक सार्वजनिक तथ्य है, लेकिन तथ्य ये भी है कि एप्स्टीन फाइल के अंदर राहुल गांधी का नाम है, सोनिया गांधी का भी नाम है, प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम है। और प्रधानमंत्री मोदी के नाम को एप्स्टीन के साथ जोड़े जाना और एप्स्टीन के नाम पर उनकी उनकी जो इमेज है उसके ऊपर प्रहार करना, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी रही है। और मुझे लगता है कि जो मोदी विरोधी इकोसिस्टम है, जो भारत में बड़ी प्रखरता से चलता है, और ऐसो इसमें डीप स्टेट की थ्योरी भी इन्वॉल्व हो सकती है, वो ये हो सकती है कि किसी भी बड़ी डेमोक्रेसी, आप भारत हिंदुस्तान के चारों तरफ देख लीजिए किस किस तरह के विद्रोह देशों के अंदर हुए। ये जो डीप स्टेट वाले हैं, ये भी किसी मजबूत नेता को खत्म करने के लिए या उसको बदनाम करने के लिए इस तरह के करते हैं। कांग्रेस का तो पॉलिटिकल मोटिव है, वो चाहते हैं कि मोदी की इमेज मतलब को नुकसान हो, आप और बहुत बड़ी ऐसे बात कह लोग रहे हैं वाहक आप। बन रहे हैं अपने निहित स्वार्थों के चलते इन घटिया आरोपों के। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि डीप स्टेट थ्योरी के थ्रू ये सब लोग मतलब एक एक करके बाजार में आ रहे हैं, और मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी के आचरण को लेकर पर्सनल बिहेवियर, क्योंकि आप जनता से तो वोट ले नहीं पा रहे हैं, आप चुनाव तो जीत नहीं पा रहे हैं, तो आपके पास ले दे के बचा क्या कि आप उन पे पर्सनल अटैक करें और डिफेंसिव ऑफेंसिव का गेम खेलें। आपको लगता है कि डीप स्टेट थ्योरी यहां पे काम कर रही है? मुझे बहुत बड़ी मैं बात है ये। मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। इससे पहले भी बहुत कोशिश हुई है। आप किसान आंदोलन को मत भूलिए, कैसे किसान आकर चारों तरफ बोल बैठ गए थे। आप सीएए एनआरसी के खिलाफ जो शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था, जहां मेरी पिटाई भी हुई थी, उसको भी मत भूलिए। ये सब है, एक इकोसिस्टम है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ करप्शन में कुछ नहीं मिला, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो उद्योगपतियों से डीलिंग का एक आरोप लगा, जो थोड़ा चिपका भी कि मोदी अडानी अंबानी के आदमी है, वो थोड़ा चिपका भी, सूट बूट वाला प्रधानमंत्री भी चिपका। लेकिन मेरे ख्याल से एप्स्टीन फाइल के बाद से लगातार ये कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री पर इस तरह के निजी हमले किए जाएं। और मधु किशोर ने तो किसका नाम नहीं लिखा है, उन्होंने तो सबका नाम लिख दिया है। और इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने पॉडकास्ट के अंदर क्या क्या कहा, मधु किशोर ने हरदीप पुरी का नाम लिखा है, एस जयशंकर का नाम लिखा है, अमित मालवीय का नाम लिखा है, उन्होंने स्मृति ईरानी का नाम लिखा है। मैं उनके आरोपों को कतई तवज्जो नहीं देता, लेकिन ये आप जो क्या समझे? तथ्य। आप दोनों को जानते हैं, आप मोदी को भी जानते हैं, मधुकेश्वर को भी जानते हैं। मधुकेश्वर के साथ तो मिस्टेक में मैं भी पार्ट होता था, जब आप चिढ़ जाते थे कि अरे ये मतलब क्या चाहती है मधुकेश्वर, कैसी बातें करती है, नहीं, मतलब ऐसा कैसे चैनल पे चलेगा। मैं बहुत बार उन मीटिंग से उठकर आ जाता था। मुझे ये लगता था एग्जैक्टली कि ये पल में तोला पल में माशा, हमारे एक कहावत है ना कि एक मिनट में आदमी कुछ हो जाए, दूसरे मिनट में कुछ हो जाए, तीसरे मिनट में कुछ हो जाए। तो वो क्या करती थी अपने दिमाग में और क्या सोचती थी, ये समझ के परे है। तो मुझे यही लगता है कि मधु कीश्वर पदजीवी हैं, और वो पदजीवी के चलते ही उनकी ये आज स्थिति है, और इस तरह के अनाप शनाप आरोप ओम प्रकाश को लगा रही है। मतलब ले देकर एक भारत की डेमोक्रेटिक सरकार के मुखिया के बहाने सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है, मैंने आपकी सरकार भी बातों से तो यही बदनाम लग रहा है। होती सरकार भी बदनाम होती है, देश भी बदनाम होता है। आप अगर आप देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाएंगे तो देश भी तो बदनाम होगा ना। और आप इतने बिलो द बेल्ट आरोप लगाएंगे, आपको पता है, आपने कई सारे नाम बताए, और ये एक एकाएक शुरू हुआ है, एप्स्टीन फाइल के बाद शुरू हुआ है, इसलिए मुझे और शक होता है। मैं सोच रहा था पहले मधुकेश्वर के इस एपिसोड पर मैं बोलूं ना, पर मुझे लगा कि मधुकेश्वर के इस एपिसोड पर मुझे बोलना चाहिए और सच्चाई को सबके सामने रखना चाहिए। ठीक बात है, अगर 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 ऐसा हुआ है तो मधुकेश्वर की मोदी से नजदीकी कब और कैसे हुई, और वो दूरी क्यों हुई, दूरी क्यों हुई आपने बता दिया।
वो देखिए देखिए जब मोदी राइज कर रहे थे तो कई सारे लोग थे जिन्होंने मोदी के करीब जाने की कोशिश की। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता हैं। अरुण शौरी उनमें से एक थे, जो इन्होंने 2012 के चुनाव में बोला था कि आप एक सीएम नहीं, अब आप एक पीएम चुन रहे हैं। लेकिन अरुण शौरी को भी कुछ नहीं मिला, वो भी नाराज हो गए थे। उसी वक्त पे कई सारे दिल्ली के लोग गए जो प्रधानमंत्री मोदी से नजदीकी बढ़ाना चाहते थे, और उसी क्रम में मधु कीश्वर भी वहां गई प्रधानमंत्री मोदी पर किताब लिखने के लिए, रिसर्च करने के लिए। और उसी रिसर्च के दौरान मेरे ख्याल से ये जो अपॉइंटमेंट से ये भरत लाल ने फिक्स कराए थे, जो रेसिडेंट कमिश्नर हुआ करते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी सत्ता के शिखर पर पहुंचते हुए व्यक्ति से नजदीकी बढ़ाते हैं तो रिटर्न में कुछ उम्मीद भी करते हैं। अगर आप, हम जैसे लोग थोड़ी ना है कि जो किसी के बारे में कुछ बोलें, एक आइडियोलॉजी पर कांस्टेंट रहें, सालों उसके ऊपर टिके रहें। हमने कभी ये नहीं सोचा कि यहां से ये ले लिया जाए या वहां से ले लिया जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके से सोचते हैं और इस तरीके से काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से जब कोल्ड शोल्डर मिला तो उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, और उन्होंने अनर्गल आरोप लगा दिए। और अभी का वक्त महत्वपूर्ण है ना। अभी देखिए दुनिया के अंदर क्राइसिस चल रही है, भारत के अंदर भी क्राइसिस है। क्राइसिस मैनेजमेंट सरकार को करना पड़ रहा है। एलपीजी, पेट्रोल और इसकी लेकर दिक्कतें हैं। ईरान, इराक, अमेरिका जंग के अंदर, माफ कीजिएगा, ईरान, अमेरिका और इजराइल जंग के ऊपर लगा हुआ है। तो जब दुनिया में इतना कुछ चल रहा हो तो सब लोग जो है, जो शीर्ष पर बैठा हुआ आदमी होता है उसकी तरफ पत्थर उछालते हैं। ये पत्थर उछालने से ज्यादा कुछ नहीं है ओम प्रकाश जी। मेरे ख्याल से आज की बात यही खत्म करते हैं। मैं कुछ ट्वीट्स भी बड़ी दिखाऊंगा बात है, यहाँ पर। बड़ी बात की आपने। आ, मैं बड़ी बात की आपने मैं कुछ मधुकेश्वर और सुमन स्वामी को लेकर बड़ी बात की। मैं कुछ ट्वीट्स भी यहाँ पर मधु किश्वर के लगाऊंगा। उनका जो ओरिजिनल ट्वीट्स है वो भी लगाऊंगा। मधु किश्वर ने जो कहा वो भी लगाऊंगा। मेरा उनके साथ जो शो था मोदी नामा के ऊपर, उसमें मधु किश्वर और मेरे साथ वो यूट्यूब के अंदर उपलब्ध है, वो भी लगाऊंगा। आप देख लीजिए और आप निर्णय कर लीजिए कि ये जो बातें कही जाती हैं, ये जो चारित्रिक लांछन लगाए जाते हैं, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।